हेलो एवरीवन। आप जब भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सबको हमारी पिछली वीडियो के लिए बहुत सारा थैंक यू। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की एक सीरीज लेके आऊँगा जो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इवन मैंने ये प्लान किया कि इसी सीरीज को हम 11th क्लास में जो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई बुक्स होंगी, उन बुक्स को भी कंप्लीटली वन बाय वन क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस कराते हुए सॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी हमारा 5 से 6 वीडियो का टारगेट बस इतना है कि आप सबको, चाहे आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, चाहे आप साइंस साइड के हो, और चाहे आप किसी अदर जैसे टैली जैसे सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हो, आप सबके लिए यूजफुल वीडियोज होंगी। तो पहली वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग की जरूरत कैसे पड़ी बताया, अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू दिया कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट हमने आपसे कहे थे कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाएंगे, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने वहां पर साइलेंट कर दिया कि भाई एक टाइम आएगा जहां पर हम उसकी इंपॉर्टेंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर जो पहला पार्ट था, पहला स्टेप है जर्नल एंट्री करना। उसके लिए मैं आपका 1 मिनट लेकर के जरा जल्दी से रिकॉल कराता हूं ताकि आप इंटरलिंक कर पाए आज के एपिसोड का। तो उसमें हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज। फर्स्ट इज पर्सनल एंड अनदर इज impersonal. Further, impersonal account can be classified into two parts. One is real, another is nominal. But for your understanding purpose, for to understand the nature of the person, we had classified personal account in three parts: natural personal, artificial personal and representative personal. तो दोस्तों, इन सब के बारे में हमने आपसे एग्जाम्पल सहित डिस्कस किया था और कुछ बेसिक रूल बताए थे। तो ये था क्लासिफिकेशन। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको एक बात और कही थी कि एक और क्वेश्चन अराइज होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, एक्चुअल में इन्हीं जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इन्हीं के लिए एक एक रूल बनाया गया है। रूल नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल नंबर 2 आज real account, which is applicable for all type of asset and debit what comes in and credit what goes out। और रूल नंबर 3 था nominal account, which is applicable for expense, loss, income and gains। all expenses and losses should be debited and all income and gains should be credited। लॉस और एक्सपेंस का डिफरेंस भी हमने आपको बताया कि भैया एक्सपेंस करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, जबकि लॉस अपने आप हो जाता है। इसी तरह हमने इन सब के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बताए थे, फिर आपको 7-8 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे इन रूल्स को समझने के लिए कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। डेबिट को डी आर लिखते हैं क्योंकि डेटर में पहला लेटर डी और आखिरी आर होता है, इसी तरह क्रेडिटर में सी और आर। ये बात भी हमने आपको बताई ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और अगर आप ये वीडियो आप देखना चाहते हैं वापस, आज डायरेक्ट हमारे इस दूसरे वीडियो में आए हैं, तो हम आपको पहली वीडियो को अपने YouTube चैनल पर दिखाना चाहते हैं। आप अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा कॉमर्स वाला बाई आलोक शुक्ला। और अगर आज लिंक से तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमारे लिंक भी अवेलेबल हैं। वहीं पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी है आपकी, कोई और सजेशन भी आप दे सकते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो इसके लिए आप हमारे लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ भी कॉमर्स वाला नाम से है, उसे आप सर्च करें, यहाँ लिंक भी दिया गया है, वहाँ आप डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वही हमारा कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा नाम आलोक शुक्ला, मेरा मोबाइल नंबर 9628965793। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ताकि आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें और आपके लिए यूजफुल वीडियोस हम और भी बना सकें। तो यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स वाला
और आप देख सकते हैं हमने ये पहली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, लर्न अकाउंट इन डिटेल। वहीं पर हमने बाकी के अभी ज़्यादा वीडियोस हमने नहीं बनाए हैं, लेकिन सीए कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी, कैसे रिकॉल करें ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। ऐसे बहुत सारी यूजफुल वीडियोस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए, और अगर आप स्टूडेंट जोन से बाहर आ चुके हैं तो आपके बच्चों के लिए यूजफुल होगी। तो ये पहली वीडियो है। आप दूसरी वीडियो जानने से पहले, सीखने से पहले, आप पहली वीडियो पे आपको जाना है और आपको ये 39 मिनट्स का है जो आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, तब ये आपका पार्ट 2 चालू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा एपिसोड, जो कि जर्नल एंट्री का ही दूसरा पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन के चक्कर में हमने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ये आपकी नोट्स होगी, कॉमर्स वाला बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बाय आलोक शुक्ला नाम से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कि पहली वीडियो में जो भी डिस्कस किया था आपको सब ये सारी चीज़ें इसी नोट्स में मिल जाएंगी, तो आप बहुत ध्यान से बात को समझिए हमारे दोस्त। हमने पहले वीडियो में जर्नल एंट्री की बात की। जर्नल एंट्री में हमने बताया कि ये प्राइमरली हम अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। प्राइमरली स्टार्टिंग में उसे हम डे बाय डे एट द सेम टाइम सिक्वेंशियल मैनर में, जिन्हें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, उसी फॉर्म में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये एक ओरिजिनल एंट्री होती है जहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग की, तो एक रोलैंड नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने रिकॉर्डिंग को बताया, जर्नलाइजिंग को बताया कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। और ये बात हमने भी आपको अभी कल ही बताई थी कि रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस है, अकाउंट की लैंग्वेज में इसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम होता है जर्नल, और दूसरी बुक का नाम हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, वो है लेजर्स। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी हमने पहले बता दिया है, जैसे ये ओरिजिनल एंट्री होती है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी हमने आपको पहले ही वीडियोस में बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको महसूस हो गया होगा। आपको मैंने बताया कि भाई अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं तो डे बाय डे टाइमिंग के बेसिस पर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम जर्नल बना लेते हैं तो इसे समराइज करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि यहीं से हम ट्रांजेक्शन्स को समराइजेशन के लिए भेजते हैं, जिसे हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, वो आगे सीखेंगे। अब हम यहाँ से बात करेंगे आपके साथ कि भाई टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या होते हैं। तो जर्नल एंट्री दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या फर्क है? जब किसी एक ट्रांजैक्शन में केवल और केवल दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, केवल और केवल दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। वहीं कहीं कहीं एक ही ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा अकाउंट भी अफेक्टेड होते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट्स के नाम आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये बात जान पाएंगे कि कैसे जर्नल एंट्री सिंपल और कैसे कंपाउंड होती है। हम एक नोट्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्री सिंपल और कंपाउंड कैसे होती है। तो मेरे दोस्त बहुत ध्यान से इस बात को समझना। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ जी, तो देखिए एक ट्रांजैक्शन आपके सामने हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ABC। इस कंपनी ने
बेचा है गुड्स, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर ₹1000। अब आपको समझ के बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले एक नाम आया ABC। जरा आप बताइए हमें कि क्या ABC एक बिजनेस है और क्या बिजनेस अपने ही अकाउंट में अपना नाम लिख सकता है? हमने कल आपको समझाया कि बिजनेस कभी भी अपने अकाउंट्स में अपना नाम नहीं लिखता। और ये आपको समझाने के लिए एक छोटी सी दुकान का एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं शर्मा जी की दुकान है और शर्मा जी ने रमेश भाई को एक 10 रुपए का उधार सामान दिया, तो क्या वो लिखेंगे कि शर्मा जी ने रमेश को 10 रुपए का सामान दिया? क्या ये अच्छा लगता है? नहीं। तो इसलिए बिजनेस कभी भी अपना नाम नहीं लिखता। ABC कंपनी ने दिया, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि कंपनी हमारी है और हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो लेन देन तो हम ही से होगा ना। इसीलिए कंपनी कभी अपना नाम नहीं लिख सकती। तो ये तो अकाउंट है नहीं। दूसरा नाम आया रमेश को बेचा है, और रमेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश यहाँ पर रिसीवर है तो एंट्री हो जाती है रमेश अकाउंट डेबिट। और हम क्रेडिट करने का तरीका बताए थे, कैसे करेंगे? टू। और दूसरे अकाउंट का नाम देखिए यहाँ पर गुड्स। हमारे पास से क्या गया? गुड्स। और गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर लिखना चाहिए गुड्स, लेकिन दोस्त हम यहाँ पर गुड्स नहीं लिखते हैं। क्या रीजन है गुड्स ना लिखने का? क्योंकि यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स, अगर हम परचेज कर रहे होते तो वहां भी गुड्स आता है। तो सेल किए हुए गुड्स में, परचेज किए हुए गुड्स में डिफरेंस है। कौन सा खरीदा हुआ सामान है, कौन सा बेचा हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है बिजनेस को। इसीलिए गुड्स की जगह अगर बेचा है गुड्स तो हम सेल लिख देते हैं, और अगर खरीदा है तो हम परचेज लिख देते हैं। इस तरीके से अगर ध्यान दें तो यहाँ पर दो अकाउंट, एक रमेश और दूसरा सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट अफेक्टेड हुए। इसीलिए इसे कहा जाता है सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री, ये बात आप सबको क्लियर। अब अगर हम दूसरी बात करें, इरेजर कहाँ है सर इसका? दूसरी अगर हम बात करें आपके साथ, कंपाउंड जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मान लिया, लिखा है कि ABC कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर ₹1000, out of which 500 rupees received instantly, तुरंत मिल गया। यानी ABC कंपनी ने रमेश को 1000 का सामान दिया, उसमें से 500 रुपए तुरंत के तुरंत मिल गए। तो देखिए ध्यान से, क्या ABC कंपनी का नाम आएगा? नहीं आएगा। गुड्स का नाम आएगा? हाँ, लेकिन गुड्स नहीं आएगा, सेल आएगा। तो एक अकाउंट यहां हो गया सेल। दूसरा, किसको बेचा है? रमेश को, तो दूसरा अकाउंट आ गया रमेश। क्लियर बात? तीसरी एक बात, इन्होंने देखा होगा कि कैश भी हमें मिला है, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो तीसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। तो यहां पर मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। जैसा कि हमने ऊपर अभी नोट्स में लिखा है ना कि सिंपल जर्नल एंट्री वो होती है जिनमें 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, कंपाउंड वो होती है जिनमें 2 से ज्यादा जर्नल एंट्री अकाउंट, 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री ऐसे करेंगे कि हमने सामान बेचा किसे है? रमेश को। तो लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट। रूल आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रमेश अकाउंट डेबिट,
इसके बाद एक और नाम आया कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश आया कि गया? यहाँ पर रमेश ने कैश हमारे धंधे को, हमारे बिजनेस को दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अरे तो क्या इसमें दो दो आइटम डेबिट होंगे? हाँ। और टू, क्रेडिट किसे करेंगे? सेल्स अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बिका है 1,000 का, 500 रुपए कैश आ गए, बाकी जो 500 रुपए बचे वो उधार रह गए, तो उसमें हमने रमेश को डेबिट कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री आ गया होगा। तो वापस आते हैं हम अपने मेन पेज पे, जहां लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। और हमने आपको बताया कि जर्नल एंट्री कितने टाइप के होते हैं। तो हमने आपको बताया सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। वापस आते हैं, कल हमने आपसे बात की थी कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। हमने तो ऐसे रफली आपको समझा दिया डेबिट और क्रेडिट का रूल। अब जरूरी है फॉर्मेट को जानना। तो देखिए सर, फॉर्मेट में क्या होगा, एक तो डेट लिखना जरूरी है। आप सोचिए कि आपने रामकली को सामान बेचा और रामकली अगले दिन आई, बोली कब दिया था, मुझे डेट बताओ। मुझे नहीं दिया था, वो मानने को तैयार नहीं। तो एटलीस्ट डेट लिखा होना जरूरी है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिख देते हैं? डेट। दूसरा कॉलम, जो आप जर्नल एंट्री करते हैं ना, जैसे यहां पर हमें एक एग्जांपल जो अभी आपको दिया था हमने, वही एंट्री करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 जुलाई को एबीसी कंपनी ने गुड्स बेचा था रमेश को। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रमेश, ऐसे इसी कॉलम में लिखेंगे रमेश अकाउंट, और यहां से लिखेंगे इस कॉर्नर पे जाके डेबिट। एकदम कॉर्नर पे जाकर लिखेंगे डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। ओके। और क्रेडिट कैसे करेंगे? हमने लिखा था टू, और सामान उधार बेचा था तो क्या करेंगे? टू सेल्स अकाउंट। आई होप क्लियर हो गई ये बात। क्योंकि गुड्स गया मेरे पास से, पर गुड्स तो लिखेंगे नहीं। बेचा हुआ सामान सेल, खरीदा हुआ सामान परचेज लिखते हैं, होता वो गुड्स ही है। तो 1,000 का बेचा था तो 1,000 डेबिट में और ये 1,000 क्रेडिट में हम लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा एक काम और करना होता है, यही ब्रैकेट में आपको एक नरेशन लिखना होता है। नरेशन का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन आपने किया उसका डिटेल लिखना। कैसे लिखोगे डिटेल, आपको बताते हैं। जैसे रमेश को सामान बेचा, तो बीइंग, किसने बेचा? हमारी कंपनी एबीसी ने। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश, भाई अपना नाम तो लिखेंगे नहीं ना। और ये भी आपको बताया था हमने कि आप जब भी जर्नल एंट्री करोगे आप अपने आप को बिजनेस मानोगे, और क्या बिजनेस में क्या हम अपना नाम लिखेंगे अकाउंट्स में? नहीं। तो इसीलिए हमने कहा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश, रमेश को गुड्स बेच दिया गया। ये हमारा एक्सप्लेनेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं नरेशन। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले डेट का कॉलम होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा। पर्टिकुलर में वही जर्नल एंट्री करेंगे डेबिट और क्रेडिट। एक कॉलम होता है एलएफ का। ये बात आपको जानने में थोड़ी सी सुविधा होगी अभी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, LEDGER FOLIO, लेजर फोलियो। लेजर क्या होता है हमने बताया कि जब अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, आगे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि लेजर कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो वो जो लेजर है ना, जिन्हें बोलते हैं बही खाता, वो जो लेजर बनाते हैं उनमें एक नंबर वहां पर पड़ता है, और वो लेजर कहाँ से एंट्री जाती है? यहीं से एंट्री जाती है। यानी जो प्राइमरी बुक है जर्नल, यहीं के ट्रांजैक्शंस लेजर में क्लासीफाई होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा जाता है हर ट्रांजैक्शन का, जैसे 1, 2, 102, 105, जो जिस ऑर्डर में होता है। और जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ये नंबर वहां पर भी जाकर के लेजर्स में लिख दिया जाता है। बात समझ में आया? इससे क्या फायदा होगा? इससे हम रिकॉन्साइल कर पाते हैं, इससे हम मैच करा पाते हैं, इससे हम गलतियां ढूंढ पाते हैं कि भाई जो अमाउंट हमने यहां लिखा, क्या सेम अमाउंट हमने जर्नल में लिखी थी कि नहीं लिखी थी। ये सारी बातें आपको क्लियर।
तो लेजर फोलियो में एक नंबर लिखा जाता है, वो नंबर जो जर्नल के उस ट्रांजेक्शन को कनेक्ट करता है लेजर के उस ट्रांजेक्शन को। यहां पर लिखेंगे लेजर फोलियो, यहां वो नंबर डालेंगे जो लेजर में लिखा जाएगा, और लेजर फोलियो में लिखेंगे JF। जब लेजर बनाएंगे तो वहां लिखेंगे JF, मतलब जर्नल फोलियो, वहां वो नंबर डालेंगे जो लेजर में है। यानी फाइनली कहने का मतलब सेम ही नंबर दो जगह जाएगा, वहां पर जर्नल फोलियो, यहां पर लेजर फोलियो बोल देते हैं। अब दो कॉलम और आपके सामने आ रहा है, एक है डेबिट का, एक है क्रेडिट का। तो डेबिट वाले में डेबिट, क्रेडिट वाले में क्रेडिट, आप अमाउंट लिख दोगे। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है। जैसे एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है, वैसे इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। दूसरी जर्नल एंट्री इसी के बाद फिर से डालते हैं, फिर से वही लेजर फोलियो और डेट वगैरह डाल करके एंट्री करते हैं। ये प्रोसेस चलता जाता है, चलता जाता है। और बाई चांस आपकी एक पेज कंप्लीट हो गया, अब आपको नए पेज पे जाना है। अच्छा, ये तो हो गई अकाउंटिंग की बात। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आपको 10 जर्नल एंट्री डालनी है, एक पेज में आपकी 5 जर्नल एंट्री आई और छठवीं नहीं आ रही, तो आप करोगे क्या? आप जब नेक्स्ट पेज में यही कॉलम बनाओगे तो यहां से कैरी फॉरवर्ड करोगे, और ये आपको बड़े से क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये करके दिखाएंगे हम। चलिए, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, नरेशन डालते हैं, लेजर फोलियो, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं भाई? लिमिटेशंस हम आपको यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं। समझिए कि एक बड़ा जब बिजनेस होता है बहुत बड़े लेवल का, उसमें 50,000 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जर्नल का बुक बहुत भारी हो जाता है, बहुत ज्यादा पेजेस का हो जाता है, और इतने पेजेस को पलटना बड़ा मुश्किल होता है? बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि जर्नल पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, और आगे हम आपको बताएंगे कि इन्हीं बर्डन को कम करने के लिए हम एक नया चैप्टर भी पढ़ेंगे 11th क्लास में, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। वहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे जर्नल का लोड कम किया जाता है, कैसे जर्नल में जो इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं हम कम कर सकें, ताकि आसान पड़े। तो लिमिटेशंस में हो गया कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, और कभी कभी इसे डिफिकल्ट भी मान सकते हैं। डिफिकल्ट कुछ भी डिफिकल्ट भाई, अगर आपको किसी की बुराई करनी है तो कुछ ना कुछ तो बुराई करोगे, समझ रहे हैं ना? आदमी लंबा हो जाए ज्यादा, और बहुत लंबा है, ये लंबाई की बुराई। छोटा हो जाए तो नाटा है, काला हो जाए तो काला है, गोरा हो जाए तो ज्यादा गोरा है। तो बुराइयां ढूंढनी है तो बहुत सारी बुराई। इसी तरह कहा गया जर्नल डिफरेंट डिफिकल्ट प्रोसेस है। गलत है, डिफिकल्ट नहीं है, पर बुराई तो करनी पड़ेगी ना। लिमिटेशंस लिखा हुआ है, लिमिटेशंस का मतलब बुराई करो, तो जितनी बुराई आपके मन में आए आप कर सकते हो। चलिए, अब जर्नलाइजिंग के इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन की बात की गई कि भाई आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमने ये सब भी बातें आपको बता दी हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या करते हो, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप तय करो उसमें कितने कितने अकाउंट, क्या वो 2 अकाउंट अफेक्टेड है या 2 से ज़्यादा। 2 है तो सिंपल जर्नलिटी, 2 से ज़्यादा है तो कंपाउंड जर्नलिटी। फिर उन अकाउंट्स को डिटरमाइन करो कि वो पर्सनल है कि रियल है या नॉमिनल है, और ये डिसाइड करने के बाद ये उसके रूल को डिसाइड करो कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। फिर आप जर्नल कर दो, फिर फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री कर दो। यही है प्रोसेस। ओके। अब जो हमने बताया कि अगर एक पेज आपका कंप्लीट हो जाए, तब आप जब दूसरे पेज पे जाते हो, तो दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसे टोटलिंग करके अगले पेज पे ले जाते हैं। ये भी यहाँ पर बताया गया है। वो कैसे ले जाते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम आपको बताएंगे, जब आपको जर्नल और लेजर एक साथ करके दिखाएंगे। अब एक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको शायद कंफ्यूजन भी होगी कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैसे समझें। देखो, अभी तक हमने बताया कि कौन सा सामान उधार बेचा है, नगद बेचा है, कैसे जाने, क्या है तरीका इसका। तो चलिए हम एक पेज क्रिएट करके आपके सामने ये बात बताने की कोशिश करते हैं और आराम से समझने की कोशिश। तो ये आपके सामने हमने पेज क्रिएट किया। देखिए, मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन अगर जिसको सामान बेचा गया है, जैसे मान लो लिखा है
कि गुड्स सोल्ड टू रमेश, तो जिसको दिया गया है अगर वो नेम, तो अगर उस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है, क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है। दूसरी चीज, अगर उसमें क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ है, अब दोनों में अंतर करके समझिएगा। अगर उसमें क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन, जैसे एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश, अगर ऐसा करके लिखा है तो इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, यानी नकद बेचा गया है। और दूसरी बात, अगर लिखा हुआ है साफ साफ, जैसे एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर क्रेडिट, तो सिंपल बात है, कोई दिमाग नहीं चलाना, उधार बेचा गया है, क्रेडिट सेल है। तीसरी बात, अगर कुछ भी नहीं दिया गया, नथिंग इज मेंशन्ड, तो आप क्या करोगे? अब ये बात समझना है आपका। देखिए, एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश और फॉर ₹5,000 ऐसा करके दिखा है, अमाउंट तो लिखा ही रहेगा ना, पर लिखा है एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश, तो इसका मतलब नगद ट्रांजैक्शन हुआ। एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर क्रेडिट, उधार हुआ। एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू रमेश, ओके, फॉर ₹2,000, तो क्या फॉर कैश दिया? नहीं। क्या फॉर क्रेडिट लिखा? नहीं। तो भाई जब नगद भी नहीं बताया, उधार भी नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि रमेश को बेचा, तो अंडरस्टूड है कि ये हम उधार मान लेंगे। ये बात आपको समझनी है, क्रेडिट सेल मान लेंगे। क्यों? क्योंकि नाम दिया है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को नगद में आपने सामान बेचा, तो क्या आप जर्नल एंट्री में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको नगद बेचा? अरे सबसे बड़ा रुपया, क्या फर्क पड़ता है, पैसा आया, व्यक्ति कोई भी हो, हमें क्या लेना देना। हम उसका नाम तभी लिखते हैं जब उधार पे बेचते हैं या उधार पे खरीदते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जनरली नाम तभी लिखते हैं, और अगर कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब नाम दिया है, ये नहीं बताया कि उधार या नगद, तो हम ये मान लेंगे कि उधार दिया होगा, तभी तो नाम बताया, वरना मुझे क्या करना है वो कौन व्यक्ति है। अच्छा, दूसरी बात, अगर क्रेडिटर का नाम ही नहीं दिया है, तो क्लियर है ना, नाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, यानी नगद बेचा है, हमने सामान को नगद बेचा है। तो चलो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे आप पहचानोगे कि भैया फॉर कैश है कि फॉर क्रेडिट है। जैसे हमने बताया कि अगर क्रेडिटर का नाम दिया है तो तीन बातें, पहला, अगर फॉर कैश लिखा है तो नगद, फॉर क्रेडिट लिखा है तो उधार, एंड इफ नथिंग इज मेंशन देन यू हैव टू ट्रीट दिस लाइक देयर इज अ क्रेडिट सेल। और अगर क्रेडिटर का नाम नहीं दिया है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वो कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में? जी, तो यही बात हमने यहाँ पर आपको बताई कि पॉइंट टू डिटरमाइन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये बात हमने पैराग्राफ में पॉइंट वाइज आपको नोट्स में डाल दिया है, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे। इसके बाद अब आते हैं परचेज और सेल को समझते हैं। ये बात भी हमने आपको समझा दिया था कि भाई जब भी सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, जैसे मान लो रमेश को बेचा तो रमेश अकाउंट डेबिट, क्यों, पर्सनल अकाउंट है। और बेचा क्या, गुड्स, गुड्स क्या है, असेट, रियल अकाउंट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं गुड्स को। बट गुड्स को क्रेडिट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सामान कौन सा खरीदा और कौन सा बेचा, दोनों में अंतर कर पाए। तो वही बात जो हमने आपको जर्नल एंट्री में समझाई थी, यहाँ दिया हुआ है कि परचेज और सेल ऑफ गुड्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ओके, तो परचेज में, अच्छा एक बात और, सेल में हम टू सेल क्रेडिट कर देते हैं, परचेज करके लाते हैं तो डेबिट होता है गुड्स, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। बस गुड्स का नाम हटाना है, परचेज डालना है, गुड्स का नाम हटाना है, सेल लिखना है, तो इसे परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाता है। ठीक है, एक और बात, अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स को डेबिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि खरीदे हुए सामान बेचे हुए सामान में अंतर करना है हमें, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने उधार खरीदा तो उसका नाम, उधार नहीं खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश कर देते हैं, हमारे पास से कैश चला गया। लेकिन यही हमने वापस कर दिया उसे, तो इसी एंट्री को जो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश हमने लिखा हुआ है उसका नाम, इसी को रिवर्स करेंगे, यानी रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखना चाहिए, बट उल्टा कर देंगे तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि परचेज किए हुए सामान में और रिटर्न किए हुए सामान में अंतर जानना बहुत जरूरी है। दोनों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ताकि हम समझ तो पाएं कि भैया कितना सामान हमने वापस किया, कितना डिफेक्टिव निकल गया, ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। उसी तरह जब हम सेल करते हैं और सेल रिटर्न हो जाता है, तो जब हम सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल को रिवर्स कर देते हैं। तो सेल जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाना चाहिए, बट हम सेल को डेबिट नहीं करते, उसकी जगह सेल रिटर्न लिखते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि कौन सा सामान हमने बेचा और कौन सा बेचा हुआ हमारे पास वापस आ गया, ताकि अगली बार हम अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकें। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से अब आपको जानना जरूरी है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो देखो, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपकी गोडाउन में जो सामान इकट्ठा हो जाता है उसे स्टॉक बोलते हैं। अगर वो स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में है तो उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक अभी स्टार्ट हुआ है ये साल। और एंड ऑफ द ईयर अगर ये स्टॉक रह जाए तो इसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता कैसे है, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई पुराना ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, ओके। फिर आपने कोई ना कोई परचेज किया होगा, फिर कुछ रिटर्न कर दिया होगा तो उसे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न, उसे माइनस कर दो। इसके बाद में कुछ आपने सेल कर दिया होगा जो चला गया आपके बिजनेस से, तो माइनस। कुछ जो सेल किया वापस आ गया तो उसे प्लस कर देंगे, सेल रिटर्न्स, ओके। तो यहाँ तक अगर हम करें तो जो लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमने शॉर्टकट में CS लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक। फिर से रिपीट करें, आपका पुराना माल रखा था ओपनिंग स्टॉक, आपने खरीदा, परचेज किया, बढ़ गया आपका ओपनिंग स्टॉक, कुछ वापस कर दिया, माइनस कर दिया, सेल किया तो माइनस किया, वापस हो गया, प्लस किया, फाइनली हमारे पास कितना बचा रह गया, जो बचा रह गया वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर इसी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको बताया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। ठीक है सर, यहाँ तक आपको ऑलरेडी हम ज़्यादा टाइम की एक वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए अब आज के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वो है क्या कि भाई, मीनिंग, एडवांटेज एंड अकाउंटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड रिबेट। तो मीनिंग, एडवांटेज, इन सब की बात ना करें, अगर हम आपसे डिस्काउंट का नाम लें तो क्या आपने डिस्काउंट का नाम पहले कभी सुना? बिल्कुल। तो देखिए सर, डिस्काउंट क्या है, जब आप किसी चीज़ की छूट देते हो, जैसे आपने 100 रुपये का सामान खरीदा तो कहा गया कि भाई आपको 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपको कितने का मिलेगा? 95 का। वो जो 5% डिस्काउंट मिला, उस बिजनेसमैन के लिए वो डिस्काउंट क्या है? सोच कर जवाब दीजिए। ऑब्वियसली डिस्काउंट एक तरह का लॉस हो गया उसका, आपका लॉस हो गया क्योंकि उसे देना पड़ रहा है। डिस्काउंट नहीं देगा अगर मान लो, तो वो आदमी जहां डिस्काउंट मिलेगा उसके कंपटीटर या किसी और की दुकान से जाके सामान खरीद लेगा और कस्टमर टूट जाएगा उस बिजनेस का। एंड द कस्टमर लॉस इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ द बिजनेस। मतलब किसी भी कीमत पे हमारा कस्टमर हमें छोड़कर किसी और के पास ना जाने पाए, हर बिजनेसमैन ये चीज करने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो कभी कभी अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। तो हम आपको बताएं कि डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है और कैश डिस्काउंट में क्या? देखो, ट्रेड डिस्काउंट में जब आप किसी से सामान खरीदते हो
तो दुकानदार अगर कहता है कि देखो भाई, अगर आप एक खरीदोगे तो आपको इतने रुपए का मिलेगा, इसी की अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदते हो, 10 केजी खरीदते हो या 10 यूनिट खरीदते हो, तो आप इसकी कम प्राइस आपको मिल जाएगी। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा सेल करने के लिए इनकरेज करता है बिजनेसमैन, तो वो देता है कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। जनरली जैसे आप मान लेते हैं होल सेल पे सामान लेके आते हो, होल सेल अपने होल सेलर से, तो वो कहता ही नहीं कि एक काम करिए, आप इतनी क्वांटिटी लीजिए, ज़्यादा लीजिए, आपको हम डिस्काउंट दे देंगे। तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड में डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होता है? कई बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे क्रेडिटर हैं, बहुत सारे डेटर हैं। डेटर मतलब देनदार, उधार जो लेकर के आपके धंधे से गए हैं। तो आप ये कहोगे कि भैया अगर आप 3 दिन के अंदर में ये पैसा वापस कर जाओ, तो आपको 1,000 की जगह 900 रुपये ही लेंगे हम। मतलब इमीडिएट कलेक्शन ऑफ कैश, डेटर से जल्दी कलेक्शन करने के लिए जो स्कीम देते हैं वो है कैश डिस्काउंट। या फिर कई बार आप कहते हो कि ये सामान लो, नगद पैसा दोगे तो आपको 100 का सामान 90 में मिलेगा, उधार का दोगे तो आपको पूरे 100 रुपए का मिलेगा। तो आपके पास आपका कस्टमर क्या सोचेगा कि क्यों ना नगद ले लूँ, 90 का ही मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट होता है इमीडिएट कलेक्शन ऑफ पेमेंट के लिए, वहीं ट्रेड डिस्काउंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पढ़ के, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द बायर फॉर बाइंग गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। वो बोल देता है कि भाई इतनी क्वांटिटी या इतने रुपए का सामान खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट देंगे, वही है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा, अब आपको जो जीएसटी लगता है वो नेट वैल्यू ऑफ सेल पे लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये प्राइस था, लेकिन आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 200 का, तो बचा कितना, 800 रुपये। उसी 800 रुपये पर लगेगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते, केवल वैल्यू कम करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हमने 1,000 का सामान 800 रुपये में खरीदा, तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे 800 अमाउंट पे, यानी वैल्यू कम कर देंगे, ना कि उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। वहीं कैश डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट को हम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं एज अ प्रॉफिट या लॉस। डिस्काउंट मिला तो इनकम, डिस्काउंट गया तो एक्सपेंस या लॉस मान सकते हो आप। क्लियर बात? तो ट्रेड डिस्काउंट का फायदा क्या होता है? ये सेल्स को इनकरेज करता है। दूसरा, परचेज कॉस्ट कम करता है। अगर आपको मिल रहा है तो आपकी परचेज कॉस्ट कम हो रही, सेल्स इनकरेज होता है। तीसरी चीज, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है फॉर द रिटेलर, क्योंकि अगर आप रिटेलर हो तो होलसेलर से आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, और ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो आप अपने कस्टमर को तो वही सेम प्राइस पे बेचोगे ना, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ये बहुत सारे फायदे हैं। अब आप बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? टाइमली पेमेंट ऑफ अमाउंट। अगर आप अमाउंट का टाइमली पेमेंट चाहते हो तो आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं भाई कि सेलर को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाएगा, डेटर कम से कम होंगे, आपके उधार लेने वाले लोग कम से कम होंगे, और अगर उधार लेने वाले लोग कम होंगे तो भगौड़े भी कम होंगे। मतलब बैड डेट्स के चांसेस कम होंगे। बैड डेट्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जो उधार लेके गया वापस कभी नहीं आया, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स, जो डेटर हमारा पैसा नहीं दिया उसे बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके चांसेस भी कम होंगे। और इस तरीके से कुछ फ़ायदे हैं हमारे कैश डिस्काउंट के। अब हम जर्नल एंट्री की बात करें, मेन तो ये था हमारा। तो जर्नल एंट्री की बात करें दोस्त, तो अकाउंटिंग में सबसे पहले अगर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो आप बताइए हमें, डिस्काउंट मिला तो आपके लिए क्या है? इनकम। इनकम का रूल क्या है? कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर टू डिस्काउंट लिखा हुआ है, मतलब क्रेडिट कर दिया गया है। क्लियर बात? ओके। दूसरी चीज, अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर
अगर मान लीजिए जो क्रेडिटर है आपका, क्रेडिटर, आपने अपने क्रेडिटर को पैसा दिया है, बदले में वो आपको डिस्काउंट दे दिया। जैसे मान लो आपने किसी से 1,000 रुपये का सामान उधार लिया था, उसने कहा आज दे दो, तो आपको 800 देने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे। मान लेते हैं आपका दोस्त रमेश है, तो रमेश अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं आपका अमाउंट था 1,000 रुपये, तो रमेश अकाउंट डेबिट यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,000। आपने पैसा दिया 800 और आपको 200 रुपये की छूट मिली, तो टू डिस्काउंट। अब आप देखिए डिस्काउंट क्या हो गई, इनकम। 800 रुपये जो कैश आपके गए वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। और वही क्रेडिटर यानी रमेश कौन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो उसे हमने कर दिया डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है। क्लियर बात, यानी वो पर्सनल अकाउंट है। अब मान लीजिए आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये तो आपको मिला, अगर आप दोगे तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है, खर्चे हैं। और डिस्काउंट अगर खर्चे हैं तो खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी डिस्काउंट आपका क्या हो गया, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ओके। दूसरी चीज, मान लेते हैं आपका डेटर आपसे 1,000 रुपये उधार का ले गया था। एक सेकेंड, मैं इसको जरा इरेज करता हूं। क्या हो गया सर, ये चीज। ओके। तो मान लेते हैं 1,000 रुपये का ले गया था, तो वो 1,000 रुपये 2,000 का ले गया था, और उसने कहा कि 1,000 दे दो, लेकिन आज दे दो, आपका काम खत्म। तो आपने क्या किया, एक सेकेंड, थोड़ा सा लैगिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, वापस आते हैं हम। देखिए, आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो आप अपने डेटर से बोलोगे कि भैया आप 1,000 रुपये उधार का सामान ले गए थे, ठीक है, आज आप मुझे मात्र 800 रुपये दे दो। तो जो देगा पैसा वो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपये। और ये किससे मिल रहा है, जो डेटर है, मान लीजिए नाम है रमेश, तो वो आपको दे रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसे क्रेडिट कर दिया। उसके साथ ही साथ आप उसे 200 रुपये का घाटा हो गया, आपने डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, 200 रुपये जो कि डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों जर्नल एंट्री हो गई। अब मैं जाते जाते 5 मिनट के अंदर में एक बात, पूरी बात को आपको समराइज कर दूं। आज हमने क्या क्या पढ़ाई की, जो हमने कल पढ़ा था उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट में हमने रिकॉलिंग की, फिर हमने उसके फायदे नुकसान बताए, फिर हमने जर्नल का फॉर्मेट पढ़ा, और जर्नल के फॉर्मेट को पढ़ने के बाद हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह पढ़े। ओके, अपनी नोट्स को वन बाय वन रीडिंग की। फिर लास्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हमने डिस्काउंट के बारे में बात की। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम जनरली ट्रेड में देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए होलसेलर से रिटेलर सामान लेके आता है, तो क्वांटिटी के लिए डिस्काउंट देता है कि भैया आप इतना सामान खरीदो तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, या आप एक काम करो, आप इतना सामान खरीदो तो आपको इतना एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये है ट्रेड डिस्काउंट। वहीं कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जल्दी पैसा मिल जाए, इसके लिए आप लालच देते हो कि आज पैसा दे दो, आपको कम पैसा देना पड़ेगा, आप कम वापसी करनी पड़ेगी, वो है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, केवल वैल्यू कम कर देते हैं प्रोडक्ट की। वहीं कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है एज अ एक्सपेंस, एज अ इनकम। अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसे डेबिट कर देते हैं। अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो आप उसे कर देते हैं क्रेडिट। हमने पढ़ा जर्नल एंट्री दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमने बात की थी दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, कंपाउंड में हमने बात की थी दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। इतनी सारी बातें हमने आपसे आज डिस्कस की। कल की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिबेट की, और रिबेट के बाद रिबेट की एंट्रीज। और कल हम पूरी कोशिश करेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल पूरी कोशिश करेंगे कि जितने टाइप की जर्नल एंट्री हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर करके एक एक करके समझाएंगे, और जर्नल एंट्री कल समाप्त हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, तो आप वो करते रहिए, आप अपना सजेशन देते रहिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दीजिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो बाय बाय। रिकॉर्डिंग का टाइम ये रात का है, सो गुड नाइट एवरीवन।